नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपना प्यारा से यूट्यूब चैनल धनंजय कंसेप्ट में, जिसमें हम लोग क्लास टेंथ का आज तो विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। ये चौथा लेक्चर से विद्युत धारा के बारे में ऑलरेडी 3 लेक्चर्स अपलोड करेगा। आपने उन सारी वीडियो को अगर नहीं देखा होगा तो जरूर उस वीडियो को देखकर इस लेक्चर को देखिए, क्योंकि बाकी की जो भी चीजें सेक्शन वाइज आ रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर वाइज आ रहा है। तो पहले लेक्चर को देखिएगा तभी दूसरा समझ में, दूसरा का दिए तभी तीसरा समझ में, तीसरा दिए तभी चौथा समझ में, क्योंकि तीसरा से लिंक करके ये चीजें हमने समझा रहे हैं। ऑलरेडी कुछ चीजें ऑलरेडी बता दिए, अब बार बार कोई बताने का कोई मतलब नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी। इससे आपसे यही गुजारिश करूंगा बच्चे कि आप पहले उस वीडियो को देखें, फिर उसके बाद आगे बढ़िएगा, ठीक है। चलिए, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारा प्यारा से यूट्यूब चैनल धनंजय कंसेप्ट, ठीक है। बहुत सुंदर, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ रहे होंगे। तो ये अगला हमारा टॉपिक है प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी। इसके बारे में हम लोग कवर कर रहे हैं। प्रतिरोधकता क्या होता है, पिछले वीडियो में ओम्स का नियम के बारे में पढ़ा था, उसी से रिलेटेड कुछ है। तो प्रतिरोधकता के बारे में हमने देखा हुआ था कि रो बराबर आर, पहले प्रतिरोध हमें क्या देखा था, आर बराबर रो एल अपन, ये चीजें हमें मिला हुआ था। ये चीजें पिछले वीडियो में ऑलरेडी मैंने बताया, तो उस तीसरी वीडियो को, थर्ड लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा, तभी ये चीजें आपको समझ में आ रही है। तो फिर आप समझेंगे बच्चे कि ये रो क्या होता है, एल क्या होता है और ए क्या होता है। ये चीजें पिछले वीडियो में ऑलरेडी बताया गया। ए होता है लेंथ ऑफ द वायर, जो वायर का लंबाई कितना वही होता है। एल क्या होता है, लेंथ ऑफ द ए क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, ऑफ द वायर। उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ए होता है। मतलब कि तार के अंदर जो आउटर कवरिंग होता है उसको कंसीडर नहीं कर रहे। जो एक्चुअल तार की मोटाई है, आउटर कवरिंग जो इंसुलेटर होता है उसको हम कवर नहीं कर रहे हैं। बाकी के जो मटेरियल होते हैं अंदर वाले, उसी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए बोलते हैं। ये रो क्या होता है, रो होता है, इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। इसके बारे में आज हमें समझना होगा। तो इस सब ये देखिए, ये आर है। प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है, लंबाई और क्रॉस सेक्शनल एरिया। लंबाई, तार का लंबाई बढ़ जाता है, प्रतिरोध बढ़ जाती है। अब प्रतिरोध क्या काम होता है, पिछले वीडियो में ऑलरेडी बताया, मैं ये फिर से वापस नहीं बताने चाहूंगा। तो हमें पढ़ना प्रतिरोधकता, रो। देखो यहाँ से हम कर सकते हैं रो बराबर, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रो बराबर, ये केवल चाहिए, सबको इधर भेज दो। ये देखो आर के साथ ए का मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि ये डिवाइड में है, तो फिर एल क्या होगा, डिवीजन हो जाएगा। यहाँ रो बराबर, इसका मतलब रो बराबर आर इंटू ए अपन एल, ठीक है। जो ये रो है ना, इन चीजों पे किसी पे नहीं डिपेंड करता, इसमें से किसी पे नहीं डिपेंड करता। जो रो है इसमें से किसी पे डिपेंड करना, प्रतिरोध पे डिपेंड करता है, ना ही आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, नहीं लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड करता है। बात आती है कि प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है। प्रतिरोधकता क्या होता है, प्रतिरोधकता किसी भी तार का वह गुण होता है जो उसके अंदर उपस्थित होती है और उससे होने वाले प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है। मतलब रेसिस्टिविटी इज quality of the material in which it resists the electric current it's flowing through। ये इट्स गोज थ्रू, अब जब जा रहा होता है उसको क्या करता है, रेसिस्ट करता है, विरोध करता है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो बच्चा, अगर ये चीजें आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को जरूर भेजिएगा। रीजन बता रहा हूँ बच्चा कि देखो, मैं सुबह से हमारा, क्योंकि आराम अकेडमी एक ऑफलाइन कोचिंग भी है जिसमें हम बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे, क्लास 6 से 12 तक के बच्चों को। ये हमारा आराम में उपस्थित है कोचिंग, और ये सुबह से अभी तक, मतलब सुबह से 6:30 तक मैंने क्लासेस अटेंड किए। बीच में 1-2 घंटा गैपिंग था, सुबह से लेकर सुबह 6 बजे से स्टार्ट होता है, शाम को 6:30 बजे खत्म होता है। बीच में 1-2 घंटा गैपिंग होता है, जिस पीरियड हमें लंच और ब्रेकफास्ट जो भी करना होता है मैं करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद अभी हमें समय लगा वीडियो बनाने के लिए। यह वीडियो उन बच्चों के लिए मैं बना रहा हूँ इतना मेहनत करके, ताकि जो बच्चे अगर शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं, जिनके पास पैसे की कमी है, इवन जिनको दूर है हमारे कोचिंग में नहीं आ सकते, उन बच्चों के लिए बता। क्योंकि देखो बच्चा, ये हम लोग मेंटर्स या टीचर्स बने, टीचर्स बाय चॉइस से बने, हम अपने चॉइस से बने हैं, कि किसी का प्रेशर से नहीं। हमारे घर वाले कभी भी इस बात का प्रेशर नहीं डालेंगे तुम्हें ये जॉब करना है, तुम्हें ये नहीं करना, वो नहीं। वो बोलेगा तुम्हें जो बच्चा करना है करो। तो ये हम टीचर बाय चॉइस से
और ये हम सुबह से अभी तक हमारे पास, इवन आज मैंने लंच भी नहीं किया, फिर भी मेरे पास आप देख रहे हो थोड़ा सा जरूर डल हुए हैं, क्योंकि ये तो नेचर्स होती है ना कि एनर्जी थोड़ा खत्म डाउन हो जाते हैं, बट स्टिल आई एम वर्किंग ऑन इट। मैं फिर भी इस चीज पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ बच्चा कि जो चीज में आप फॉल इन लव होते, जिस चीज से आपको, जिस काम से आपको प्यार हो जाती है ना, तो आपको भूख प्यास नींद चैन सब मिट जाता है। आई होप आप रिलेट कर रहे हो। आपको कभी किसी लड़की से प्यार हो जाता है ना, उसके लिए भी नींद चैन प्यार सब, नींद चैन सब उड़ जाता है। तो हमें लड़की से ना प्यार हो गया, हमें अपने पढ़ाई से पढ़ाने से प्यार हो गया, बच्चों से इंटरेक्ट करने, बच्चे का फीलिंग समझने में, बच्चे को अपना फीलिंग शेयर करने में हमें मजा आता है। इस चीज तो हमारा जो टीचर प्रोफेशन है बाय इट्स माई या आवर चॉइस है, किसी का चॉइस नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें करने में मजा आता है। तो बच्चे आप भी समझिएगा, आप भी वही काम कीजिए जिसको आपको करने में मजा आ रहा है। ठीक है, आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा काम करने में मजा, कुछ उस काम को करना स्टार्ट कीजिए ना, उस काम को करना स्टार्ट किया। हम बिना खाए पिए कुछ भी किए, हम जब भी बोलोगे पढ़ाने के लिए, हम पढ़ाने के लिए रेडी रहते। क्यों? क्योंकि ये हमारा प्रोफेशन से, ये हमारा बोल सकते हो हॉबी है। ये चीज को मैं कभी रेसिस्ट नहीं कर सकता हूँ, कभी भी कैसे किस एज में तबीयत भी खराब होती है, इस चीज से बोलता है कि ये क्लास लेना है, तो कभी मैं क्लास मिस नहीं करता। ठीक है, इवन हमारे पेरेंट्स इस बात को भी समझते हैं, पेरेंट्स बुलाते हैं घर में बहुत कम जाते हैं, लेकिन रीजन यही होता है कि हम इवन खुद के अपने भाई की शादी में भी हम नहीं जा पाते। क्यों? भाई की शादी में तिलक में नहीं गए थे, शादी में गए थे, तिलक नहीं सोचने की क्लास थी। क्योंकि बच्चे मुझे पढ़ाने में जितना मजा आता है ना, उतना मजा किसी काम में नहीं, दुनिया में कोई काम करने में मजा नहीं आता जितना हमें पढ़ाने में आता। तो कोई ना कोई आपका भी एक ऐसा प्रोफेशन होगा बच्चा जिसमें आपको अपना 100% देना होगा। मैं भी कोशिश करता हूँ, मैं इस फील्ड में अपना 100% इवन पढ़ भी रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, सीख रहा हूँ। ये अभी मैं लर्निंग फेज में, पिछले 8 साल से मैं इस क्वेश्चन को प्रोवाइड कर रहा हूँ, पिछले 8 साल से बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ। ठीक है, तो 8 साल से इस चीजों में लगी हूँ, फिर भी अभी कभी बोरिंग फील नहीं हुआ। जरूर एग्जॉस्ट हो जाता हूँ, हमारे चेहरे पर थोड़ी सी डाउन हो जाती है, बट स्टिल हमारा जो अंदर का जो आत्मा होता है, फिर भी वो पीछे नहीं होता। पढ़ाने स्टार्ट करता हूँ, बच्चों को इंटरेक्ट करना स्टार्ट करता हूँ, हमारे अंदर वो एनर्जी आ जाती है। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे हो। आप भी अपना कोई ना कोई ऐसा प्रोफेशन चुनिए, देखिए, उस पर काम कीजिए, और काम करने के दौरान ही आपको महसूस होगा हाँ दिस इज द प्रोफेशन, दिस इज द बोल सकते हैं यही प्रोफेशन है जो आपके लिए फिट है, बेस्ट सूटेड फॉर। तो एजुकेशन देना हमारे लिए बेस्ट सूटेड है, इसमें हम कितना भी काम करेंगे हमें कभी थकान प्यास भूख कभी नहीं लगती। ठीक है, इवन बहुत बार मेरा ये गलत बात है, स्टिल गलत बात है कि हम कभी कभी अपना लंच भी स्किप कर देते हैं, ब्रेकफास्ट भी इवन दोनों का दोनों स्किप हो जाता है, वैसे ही एक समोसा में काम चला लेते हैं। ठीक है, आज ही का एग्जाम्पल है बच्चा, आज मैंने ब्रेकफास्ट जरूर किया है, लेट किया था थोड़ा, लेकिन लंच नहीं कर पाया था क्योंकि थोड़ा समय नहीं मिला। हमारे पास समय का पाबंदी हो जाता है, हमें घर पर जाना फिर आने में थोड़ा हरासमेंट हो जाती है, मन भी नहीं करता। और 1 घंटा का समय आता है, 1 घंटा में हम सोचे थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, हमारा फिर वापस 1 घंटे के बाद क्लास होती है, तो मैं उसमें रेस्ट करने का कोशिश करता। तो ये चीजें इस वजह से बता रहा हूँ, ये मेरा घमंड नहीं है बच्चा, ये एक प्रकार का आपके इंस्पिरेशन है कि जब हम आपके लिए मेहनत कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? जब हम रेडी हैं आप इस चीज को करने के लिए, तो आप भी तो कर सकते हैं। तो हमारा एक ही ड्रीम है बच्चा, सुन लो, हमारे 10th के बच्चे जो वीडियो देख रहा है, हमारा एक ही सपना है। इस बार, पिछले बार चुक गया था टॉप 10 में आने से, लेकिन इस बार हम 100% तैयार है कि टॉप 10 में बच्चा आरंभ अकादमी का आना चाहिए। टॉप 10 में बच्चा किसका आना चाहिए? आरंभ अकादमी की। यह हमारा दृढ़ संकल्प है, हम सेल्फ मोटिवेटेड इस चीज के लिए, इस चीज के लिए हम प्रयत्नशील हैं कि हमारा बच्चा इस फील्ड में आगे बढ़े। इस वजह से जब भी मैं बच्चे को डांटता हूँ, मारता हूँ, पीटता हूँ, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, व्हाट्सएप पे भी जुड़े हैं और पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मैं समझाता हूँ, देखो यही पीरियड है आपके पास, ये जो पीरियड होता है, इसी पीरियड में आप कुछ करने के लिए आगे बढ़े होते हैं, क्योंकि ये आपका पॉवर्टी एज होता है। 10 से जो 12 से 13 का एज होता है ना, ये पॉवर्टी एज, और इस पॉवर्टी एज में बहुत सारे आपको गलत डिसीजंस, गलत इंटरेक्शंस होता है। उस चीज से थोड़ा सा आप अपने आप को स्किप करेंगे ना, तो थोड़ा आप दूसरों से मार्केट से अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो पिछले बच्चे जो हमारी रागनी बच्ची थी, क्लास 10th में काफी अच्छा मार्क्स की थी, रागनी, सानिया, प्रिया, बहुत अच्छी, क्योंकि उन्होंने क्लास 3 साल से हमारे साथ जुड़ी थी। हमने 3 साल उनको प्रॉपर अच्छे से गाइडेंस दिया, भले उन्हें
8th क्लास में जब हमारे साथ जुड़े थे उनके पास शिक्षा का थोड़ा सा कमी था, बट स्टिल हमारे साथ वो लोग कंसिस्टेंस रही, दैट कंसिस्टेंस ये रिजल्ट में कन्वर्ट किया। तो बच्चे आपसे भी यही गुजारिश मैं करूंगा, जो भी आप जिंदगी में, जरूरी नहीं शिक्षा की ही बात करें, कोई भी काम कीजिए जिंदगी में कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए। इवन देखिए मैं वीडियोस बनाते हूँ, डेली बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं भी पीछे पहले ही बनाता था लेकिन स्किप कर दिया था, छूट जाती थी, लेकिन मैं हर दिन अभी वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ, डालता हूँ, भले कुछ भी बने लेकिन बनाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ द सक्सेस। इफ यू आर कंसिस्टेंट देन यू कैन ब्रेक एनी स्ट्रगल, किसी भी रुकावट को टूट जाती है। जब काम करना स्टार्ट करते हो, काम करने के दौरान आपको महसूस होती है कुछ रास्ते से आप भटक जाते हो, तो वहीं से आपको रास्ता दिख जाती है, हाँ ये नहीं ऐसे चलना होता। तो ज्यादा हम बकैती नहीं करेंगे, कुछ बच्चे इसको बकैती समझेंगे, इसे बकैती आप समझेंगे, डिसीजन आपका है, लेकिन हमारा प्रयास यही रहता है कि हम एक मेंटर से, आपसे बड़े हैं, थोड़ा आपके भैया हैं, जो भी आपके सर हैं, जो आप मुझे आप समझते हैं, उस नाते हम आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारे पास कुछ जरूर अथॉरिटी, हमारे पेरेंट भी आपके लिए खड़े हैं, आपके भैया के रूप में भी खड़े हैं, और आपके जो भी हैं टीचर्स के रूप में, मेंटर्स के रूप में खड़े हैं, ताकि हम आपको समझा सके, बता सके कि देखिए बच्चा, हमें तो आगे बढ़ना है, हमें रोक नहीं सकती है कोई, दुनिया की ऐसी शक्ति नहीं है जो हमें रोक सकती है। हमें इस बार आरएम एकेडमी से टॉप 10 में बच्चे चाहिए, मीन्स चाहिए, उसके लिए मैं 24/7 मेहनत करने के लिए रेडी हूँ। क्या आप हैं इस चीज को करने के लिए रेडी? अगर हाँ तो यस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, जो जो वीडियो देख रहा होगा। ठीक है, चलिए बच्चा, ठीक है, चलिए प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर हम समझ रहे हैं, आगे समझेंगे प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर। देखो ये रहा प्रतिरोध और ये प्रतिरोध को रेसिस्टेंस बोलते हैं और इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी। अंतर समझते हैं, जो प्रतिरोध होता है तार की लंबाई पे डिपेंड करता है, जो आर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और ये जो रेसिस्टिविटी और आर पे डिपेंड ही नहीं करता। उससे मतलब ही नहीं है कि तार कितना लंबा है, छोटा है, पतला है, मोटा है, कुछ चीज से नहीं मतलब। लेकिन प्रतिरोध को इस चीज से मतलब है, प्रतिरोध इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर तार का मोटाई आप बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब प्रतिरोध घट रहा है, इसका मतलब पतला तार हम अपने घर से, किसी पोल से, अपने घर का कनेक्शन से पतला तार से नहीं कर सकते। उस केस में क्या होता है कि प्रतिरोध कम ज्यादा हो जाता है, प्रतिरोध ज्यादा तार गल जाती है, इसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाती है। तो दूसरा चीज, ये जो रेसिस्टिविटी होता है प्रतिरोध ए पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो बात आती है आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि किस चीज पे निर्भर करती है। तो तीसरा टॉपिक है कि ये चीज आपको निर्भर कर, जो रेसिस्टेंस होता है वो निर्भर करता है किस पर? मेटेरियल ऑफ द या नेचर ऑफ द वायर, नेचर ऑफ द वायर। वायर का प्रकृति पर निर्भर करता है कि आपका वायर किस चीज से बना है, एल्युमिनियम का है, कॉपर का है, सिल्वर का है, गोल्ड का है, किस चीज का वायर बना है, इस चीज पर निर्भर करता है। इवन जो रेसिस्टिविटी होता है ये भी निर्भर करता है किस पे? नेचर ऑफ द वायर। बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम वीवीआई टॉपिक मैंने समझाया है, और आप एग्जाम में देखना कहीं ना कहीं ये आपके एग्जाम में जरूर छपेगा, ये नोट कर लेना, एज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जरूर इसमें दिखने को मिलेगा। ठीक है, नेचर ऑफ द वायर। तीसरा चौथा पॉइंट लिख सकते हैं, जो प्रतिरोध होता है उसका SI मात्रक ओम होता है, OHM, और इसका जो SI मात्रक होता है महो होता है। क्या होता है? महो। इसको एक और होता है वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा? इसके जस्ट उल्टा होता है, इसका महो बोलते हैं। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, देखिए निकाल फॉर्मूला का साथ, इसका फॉर्मूला क्या होता है? R अपॉन A, तो ये ओम इंटू मीटर, या इसी को क्या बोलते हैं? ओम इंटू मीटर। ठीक है, क्लियर है ये सारी चीजें? बहुत सुंदर बच्चे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसको मिटाते हैं हम। अगला टॉपिक प्रतिरोधों का संयोजन के बारे में बात करें। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बट स्टिल मैं ये फेवर नहीं करूंगा कि आप स्क्रीनशॉट ले। अब मैं ये करूंगा आपके साथ नोट और कॉपी, नोटबुक और कॉपी साथ लेकर बैठे। इससे बेनिफिट्स क्या होगा कि आप उसी समय लिखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिएगा, पॉज की सारी चीजों नोट डाउन कर लीजिए, ये ज्यादा फ्रूटफुल होगा। एक चीज समझिएगा, आप ऑब्जर्व करिए खुद। एक काम कीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट लेके फिर बाद में लिखिएगा, या फिर कभी छूट भी जाती है, लेकिन जब इंस्टेंट लिखते हैं ना तो आपके जो माइंड में रिकैप हो जाता है। हमारे माइंड में एक डोपामिन रिलीज होता है, ये डोपामिन कैप्चर कर लेता है इस चीजों को, लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपका सेट हो जाता है और ये काफी लंबे समय तक याद रह जाती। ठीक है, तो कोशिश कीजिए क्या कि उसी समय नोट डाउन करें। तो ये समझ गए। अब हम समझ गए प्रतिरोध, ये भी समझ गए। अब प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोध का जो संकेत होता है ना बच्चा, प्रतिरोध का संकेत कुछ ऐसा होता है, यहाँ प्लस होता है। ठीक है, ये प्रतिरोध का संकेत होता है। संकेत का मतलब सिंबल होता है, सिंबल समझ रहे होंगे ना, प्रतिरोध का संकेत है। अब बोल रहे हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन। देखो जो संयोजन होता है ना, संयोजन करने का दो तरीका है। संयोजन करने का दो तरीका, बहुत सारे। ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है, और ये R3 प्रतिरोध है। तो R1 प्रतिरोध का ये प्रारंभिक छोर है, ये दूसरी जो अंतिम छोर है, इनिशियल और फाइनल। ये इनिशियल और फाइनल छोर है, ये इनिशियल और फाइनल। अगर हम कैसे जोड़ सकते हैं, पहले तो ऐसे जोड़ सकते हैं कि एक का इनिशियल दूसरे का फाइनल। जोड़ने का दो तरीका हो सकते हैं। ये R1 था, ये R2 था, और ये कैसे जोड़ दिया, ये इनिशियल इसका फाइनल और दूसरे का F1, इसको नाम दे I1, F1, I2, F2, I3 और F3। I1 F1 I2, फिर यहाँ पर F2 I3, फिर यहाँ पर क्या होगा F। अगर पहले का फाइनल और दूसरे के इनिशियल, दूसरे का फाइनल और पहले के इनिशियल, तीसरे का इनिशियल के साथ जुड़ रहे हैं तो ऐसे जोड़ सकते हैं। इसी को बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, जब किसी भी प्रतिरोध के अंतिम छोर दूसरे प्रतिरोध के पहले छोर से, दूसरे प्रतिरोध का अंतिम छोर तीसरे प्रतिरोध के पहले छोर से, इस तरह से अब जुड़े हुए तो हम श्रेणी क्रम संयोजन। एक होता है समानांतर क्रम संयोजन। समानांतर क्रम संयोजन में क्या होता है बच्चे समझिएगा, समानांतर क्रम संयोजन, समानांतर देखिए समानांतर क्रम संयोजन में हम जोड़ते हैं, तो समानांतर क्रम में क्या कैसे जोड़ते हैं समझिएगा। ये जोड़ने का तरीका है, तीनों का अंतिम छोर एक पॉइंट पे और तीनों का प्रतिरोध का प्रारंभिक छोर एक पॉइंट पे, कुछ ऐसे बैटरी द्वारा जोड़ दिए। ये संकेत किसका है, ये बैटरी का संकेत होता है। ये थोड़ा बड़ा होता है, ये छोटा होता है। अब इसको ऐसे बैटरी द्वारा बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है, बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है। ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 है, ठीक है। अब देखिए जब इस तरह से जुड़े हैं तो श्रेणी क्रम संयोजन, और इस तरह से जुड़े हैं समानांतर क्रम। जब अब देखो श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो अब तीनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद एक इक्विवेलेंट प्रतिरोध मिलेगा ना जी। R1 R2 R3 को जोड़ने के बाद एक ऐसा प्रतिरोध मिलेगा जो तीनों कॉम्बिनेशन के प्रतिरोध के जोड़ने के बराबर हो। इसको R इक्विवेलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, R इक्विवेलेंट। ये बैटरी है आपका प्लस माइनस, यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित, ठीक है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, ऐसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, इसमें अलग अलग विद्युत धारा हो जाएगा, ये अलग अलग, फिर वापस आके तो आप समझिए क्या होता है कि जब तीनों को जोड़ने में R इक्विवेलेंट होता है, तो R इक्विवेलेंट का जो मान होता है ना, R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर। इसका मतलब क्या होता है, जब तीन अलग अलग प्रतिरोध जिसका मान
कुछ हो सकते हैं, 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम। अगर बोलेगा तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो तीनों को जोड़ने के बाद जो इसको उनके वायलेंट या समतुल्य प्रतिरोध मिलेगा तीनों के सम के बराबर, तीनों के सम के बराबर। तीनों के सम R1 R2 का मान कुछ भी हो सकता है। अगर ये 2 हो जाएगा 2 ओम, और ये 5 ओम, और ये 10 ओम। बोलेगा इसका R इक्विवेलेंट क्या होगा, तो 2 5 7 10 17। ठीक है, ये भी 2 ओम था, 5 ओम, और ये 10 ओम। इसके जोड़ने का तरीका क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस R2 प्लस 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस R3। इसका मतलब जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो सिंपली ऐसे जोड़े थे R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, लेकिन जब समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 1/R इक्विवेलेंट का मानना होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, समझ में। और जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं जो समतुल्य प्रतिरोध मिलता है वो इंडिविजुअल प्रतिरोध के से मैक्सिमम होता है। लेकिन जब समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद क्या होता है, जो इक्विवेलेंट प्रतिरोध मिलता है इंडिविजुअल प्रतिरोध के मान से कम आता है। अगर कोई क्वेश्चन बोलेगा कि बहुत सारे प्रतिरोध है और उसका वो मिनिमम प्रतिरोध चाहिए तो उसको किस क्रम में जोड़ना चाहिए, समानांतर क्रम। और कोई क्वेश्चन बोलेगा बहुत सारे प्रतिरोध उसको मैक्सिमम प्रतिरोध चाहिए तो किस क्रम में जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम। संयोजन क्या, संयोजन का मतलब जोड़ना, प्रतिरोधों को कैसे जोड़ रहे हैं। अगर हमें बहुत ज्यादा प्रतिरोध चाहिए तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और बहुत कम प्रतिरोध चाहिए तो समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। जैसे हमारा घर है, हमारे घर में प्रतिरोध ज्यादा चाहिए कम चाहिए, ऑफ कोर्स कम चाहिए ताकि विद्युत धारा ज्यादा मिलेगा, तभी तो हमारे बहुत सारे अप्लायंस होते हैं जैसे बिजली, पंखा हो गया, फिर रेफ्रिजरेटर हो गया, या फिर हम बात कूलर बात करें, एसी, टीवी, जो भी होता है इन सबको चलाने के लिए हमें विद्युत धारा चाहिए और अच्छे करंट चाहिए। तो इसके लिए हम आपको समानांतर क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तभी हम प्रतिरोध कम मिलेगा। पहला फायदा। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा, श्रेणी क्रम संयोजन और समानांतर क्रम संयोजन में क्या डिफरेंस होता है, हम लोग क्यों समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। समानांतर क्रम में जोड़ने का एक और मकसद ये होता है कि यदि अगर ये तार है, अगर ये तार टूट गया या बल्ब लगा, बल्ब फ्यूज हो गया, यहाँ पर बल्ब लगा रहता और फ्यूज होता तो बाकी के बल्ब नहीं चल पाते, नहीं चल पाते, बिल्कुल नहीं चल पाते। इस वजह से भी ये रीजन होता है कि हमारे घर में जो जुड़े होते हैं संयोजन होता है हमें समानांतर। अगर इसमें से एक बल्ब फ्यूज भी हो जाएगा तब इस फ्यूज होने वाले बल्ब से बाकी विद्युत धारा इसमें तो मिल ही रहे होंगे, बाकी विद्युत धारा तो मिल ही रहे होंगे। तो समानांतर क्रम जोड़ने का एक और फायदा ये भी होता है। बाकी और चीजें हम समझाएंगे, जैसे हमारे घर में मरकरी लगती है, शादी ब्याह में जो मरकरी का लरी लगा होता है वो श्रेणी क्रम होता है, अगर एक खराब हो गया तो पूरा खराब होता है। समानांतर क्रम में हमारे घर में का जो तार वायरिंग होता है, वायरिंग हमारे घर में कैसे होता है, समानांतर क्रम। ये चीजें समझ में आ गया। फिर श्रेणी क्रम सुनिए, तो अब कल क्वेश्चंस करेंगे श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम, बहुत अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे क्वेश्चंस होते हैं, उसको कर रहे होंगे। इसका एक अप्रूव भी कर देंगे, कल ही अप्रूव कर देंगे कि श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे और समानांतर क्रम में जोड़ेंगे, और कल ही अप्रूव करेंगे जो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखे हैं ये फॉर्मूला कैसे आता है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, इसको हम समझने देंगे, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता वीडियो लंबी हो जाए, और वीडियो लंबी हो जाए तो आपको बोरिंग होने लगती है, चीजें समझ में नहीं आती। इससे अच्छा मैं कोशिश करता हूँ कि क्लास आपके लिए इंटरेस्टिंग बने। ठीक है, ये हमारा प्रयास रहेगा ताकि आपके लिए जो क्लास हो, जैसे हमारा नॉर्मल क्लास होता है, ऑफलाइन क्लास हो, क्लास वैसे इंटरेक्टिव होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा वर्चुअल है तो जरूर नॉर्मल क्लास के थ्रू नहीं कर सके। अगर आपको कोई इस टॉपिक में डाउट भी हो तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछना पड़ेगा, बाकी तो हम बता नहीं सकते ऐसे कि आपको क्या समझ में। हम आपको देख भी नहीं रहे क्योंकि फेशियल हमारे पास 7 से 8 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस होता है, फेशियल एक्सप्रेशन से भी समझ आते हैं किस बच्चे को समझ में आ रहा है, किस बच्चे को नहीं समझ। लेकिन वर्चुअली हम मीट करें थ्रू द कमेंट सेक्शन, थ्रू द सब्सक्राइब करें तो उसके थ्रू हम कनेक्ट कर पा रहे, थोड़ा सा उसमें मुश्किल जरूर होती है, ऑफकोर्स जरूर होगी बच्चा, लेकिन फिर भी इंस्टेंट हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जो हर क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करें। चलिए, ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं और समझते हैं जूल्स लॉ। जूल का नियम,
इसका एक नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल्स लॉ। इसमें क्या होता है आप देखिए भी हुए, जैसे मेरे पास चार्जर अभी पड़ा हुआ है, देखो अगर मैं फोन अपना चार्ज करता हूँ या एक फोन चार्ज करता हूँ तो ये तो जो एडाप्टर है ये वायर है कुछ देर के बाद गर्म हो जाती है। क्यों गर्म होता है? प्रतिरोध के कारण। और मैं पिछले से पिछले वीडियो में समझाया हुआ था कि प्रतिरोध एक्चुअल में प्रतिरोध कॉज होने का कारण क्या होता है? कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के टकराव। और इस टकराव के अब देखो कोई चीज में टकराव होता है, टक्कर होता है, टक्कर के दौरान क्या ऊष्मा उत्पन्न होती है, टक्कर के दौरान क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है, टक्कर के दौरान क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो जूल्स नाम लॉ में भी वही कुछ ऐसा होता है। मान लीजिए एक वायर है, ये वायर का क्रॉस सेक्शन ले लिया है, ये लेंथ ऑफ द वायर है, वायर का लेंथ। इसमें करंट फ्लो होगा, बिल्कुल होगा, इसमें करंट फ्लो है, बैटरी द्वारा करंट दे रहे हैं। ये बैटरी है, प्लस है माइनस है, पोटेंशियल जब भी है यहाँ प्लस भी हो गया और यहाँ माइनस भी। अगर यहाँ पर हमने स्विच लगा दिया है, स्विच को जैसे क्लोज किया तो करंट बहने लगा। करंट का जो दिशा होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है, इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में जा रहा है उसके अपोजिट में जा रहा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, बोलिए हाँ या नहीं, दिक्कत है क्या? नहीं है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं जूल साहब, क्या बोलते हैं? पहले तार तो जैसे इलेक्ट्रॉन जाते हैं इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बहुत सारे इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स का जब इधर से इधर जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस से प्लस की तरफ जाता है, जब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर आता है इलेक्ट्रॉन आने के दौरान क्या होता है? तेज भागने की कोशिश करता है, क्योंकि ऊर्जा मिलती है किसके द्वारा? बैटरी के द्वारा। जब ऊर्जा मिली तो इलेक्ट्रॉन भागने का कौन सा भाग? मुक्त इलेक्ट्रॉन भागने की कोशिश करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें से भाग रहे होते हैं, उसी के दौरान क्या होता है? कोलाइड कर लेते हैं, टक्कर कर लेते हैं। और ये टक्कर नो, ये टक्कर क्या करता है? यही टक्कर आपको हीट में कन्वर्ट करता है, क्योंकि बार बार कोई चीज टकराता है तो उसमें उस जैसे पत्थर पे पत्थर को ऐसे फेंक देते हैं ना तो वहां से चिंगारी उत्पन्न होती है, वही चिंगारी क्या होता है? वही चिंगारी आपका क्या होता है? उष्मा होता है। तो उष्मा उत्पन्न, जूल साहब ने एक्सपेरिमेंट के बाद क्या पता है, तो इसमें प्रवाहित होने वाली करंट है ना, उत्पन्न उष्मा के वर्ग के समानुपाती होती है। जो उत्पन्न उष्मा होता है उसके वर्ग के समानुपाती, मतलब जितना अगर उष्मा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर है तो उसके उष्मा भी 1 एम्पियर 1 जूल मिलेगी। जूल की उष्मा है, एनर्जी है, और एनर्जी का सही मतलब क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, अगर आई का मान 2 हो जाएगा, आई का मान 2 होगा तो एच का मान कितना होगा? उसके 2 गुना 4 हो जाएगा। 3 होगा तो आई का मान 3 एम्पियर होगा तो कितने उष्मा होगी? 9 जूल उष्मा उत्पन्न हो जाएगी। ये कैसे पता किया था? एक्सपेरिमेंट। दूसरा क्या बोलता है कि जो तार का प्रतिरोध उसके समानुपाती होता है। इसका मतलब तार किस चीज का है? तार आपका प्रतिरोध जिसका कम होता है उसमें कम उष्मा, प्रतिरोध जिसमें ज्यादा उसमें ज्यादा उष्मा। तीसरा, जो उष्मा उत्पन्न होती है वो उष्मा टाइम के समानुपाती होती है। इसका मतलब कितने देर के लिए उस विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ये चीज भी इसको मैटर करती है। मतलब समीकरण 1, 2 और 3 को एक साथ इंक्लूड करते हैं तो यहाँ पर एच समानुपाती होगा आई स्क्वायर आर और टी। अब एक कहीं भी आपको बहुतों बार आपको मैंने समझाने का कोशिश किया और समझाया भी है क्या कि जब ये समानुपाती का चिन्ह हटा दे तो एक नियतांक आता है, वो नियतांक के होता है और यहाँ पर आई स्क्वायर आर टी और के का मान यहाँ पर 1 हो जाता है। तो फाइनल आपका एच बराबर आई स्क्वायर, एच बराबर आई स्क्वायर आर। यही होता है जूल का नियम, हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल्स लॉ। एच बराबर आई स्क्वायर, फिर उष्मा बराबर एच स्क्वायर बराबर एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। आई क्या होता है? किसी तार में प्रवाहित होने विद्युत धारा, आर क्या होता है? उसी तार का प्रतिरोध, टी क्या होता है? टी होता है आपका समय, कितने देर के लिए विद्युत धारा उस तार से प्रवाहित हो रही है। आई होप आपको क्लियर, एच बराबर आई स्क्वायर, एच बराबर आई स्क्वायर, इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए थैंक यू सो मच बता, थैंक यू सो मच बच्चा, बहुत सारे प्यार देने के लिए, काफी अच्छा लगा पढ़ाकर, मजा आया। ठीक है, जय हिंद जय भारत। मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत अच्छे से। अगला वीडियो हमारे आएगा कि ये डेरिवेशन का डेरिवेशन आएगा और साथ ही साथ ये जो प्रतिरोधों का संयोजन था उसका डेरिवेशन आएगा।
बाकी बहुत सारे प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल कर रहे होंगे। चलिए जय हिंद जय वतन वंस अगेन। बहुत सुंदर बच्चा, बहुत अच्छा।